नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। आप देख रहे हैं डीएनए विद सुधीर। क्या कुछ बड़ा करने वाले थे धनखड़, जिसके चलते उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण था जो धनखड़ के इस्तीफे का अंत बना। राजनीति में जब कोई अचानक चुपचाप चला जाता है तो उसका शोर सबसे ज्यादा होता है, खासकर तब जब वो शख्स उस कुर्सी पर बैठा हो जहां से संसद के ऊपरी सदन की गरिमा और मर्यादा की निगरानी होती है। हाल ही में जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया तो उनके शब्दों में एक शालीनता थी, बीमारी का हवाला था, स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख था। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, देश की राजनीति में खामोशी नहीं बल्कि एक अनसुना धमाका हुआ, क्योंकि सत्ता के गलियारों में यह पहले से तय हो चुका था कि अब धनखड़ को वहां नहीं रहने दिया जाएगा। वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया जा रहा था। और इसकी वजह सिर्फ एक नहीं थी, ये पूरा मामला एक जटिल राजनीतिक कथा है जहां महत्वाकांक्षा, सत्ता, ईगो और व्यवस्था के बीच की तकरार ने एक संवैधानिक पद को भी विवादों के घेरे में ला खड़ा किया। जगदीप धनखड़ एक जाना पहचाना नाम, एक वकील जो अपनी धारदार दलीलों के लिए मशहूर थे, एक जाट नेता जिनकी पकड़ हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक बनी रही, और फिर देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उनका उभार। लेकिन सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है वहां संतुलन बनाकर रहना। और यहीं पर शायद धनखड़ चूक गए। बीते एक हफ्ते में जो जानकारियां सामने आईं, उन्होंने इस पूरे इस्तीफे को एक नई ही दिशा दे दी है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच बीते कई महीनों से टकराव चल रहा था। और ये कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर चल रही एक शह और मात की लड़ाई थी। धनखड़ धीरे धीरे अपने संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर राजनीतिक प्रभाव की ओर बढ़ने लगे थे। वो चाहते थे कि उन्हें भी वही तवज्जो मिले जो देश के सर्वोच्च नीति निर्धारक यानी प्रधानमंत्री को मिलती है। शुरुआत में तो सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे धनखड़ की मांगें बढ़ने लगी, उनकी गतिविधियों ने सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करनी शुरू कर दी। और फिर वो क्षण आया जिसने इस पूरे टकराव को सार्वजनिक बना दिया। सियासत की किताब में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि इशारों और प्रतीकों से लिखे जाते हैं। और जब देश के उपराष्ट्रपति अपने समक्ष का दर्जा मांगने लगे, वो भी उस समय जब हर संवाद का अपना रणनीतिक महत्व होता है, तब राजनीति एक अलग ही मोड़ पर खड़ी दिखती है। अप्रैल की बात है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर आए। एक शांत, नियोजित और राजनयिक मुलाकात का कार्यक्रम तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने वाले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक विशेष संदेश लेकर आए जेडी वेंस का यह दौरा केवल शिष्टाचार नहीं था, बल्कि वैश्विक गठबंधन के लिहाज से अहम था। लेकिन अचानक इस शांत कूटनीति में एक आक्रामक आग्रह दाखिल हो गया, और वो था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आग्रह कि उन्हें भी जेडी वेंस से मिलाया जाए। जिद इतनी तीव्र थी कि धनखड़ ने यहां तक कह दिया कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, मतलब हम बराबर हैं। तो जब वो दिल्ली आए हैं तो मुझसे मिलना उनका दायित्व है, न कि प्रधानमंत्री से। सूत्र बताते हैं कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जिनका रिश्ता धनखड़ से सौहार्दपूर्ण माना जाता है, उन्होंने बहुत विनम्रता से उन्हें समझाया कि यह दौरा प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है, और देश की विदेश नीति के लिहाज से प्रधानमंत्री को ही वेंस से मिलना चाहिए। लेकिन धनखड़ नहीं माने। राजनीति में जिद जब गरिमा पर भारी पड़ने लगे तो वह व्यक्ति खुद को धीरे धीरे अलग थलग करने लगता है। यही हुआ। न तो उन्हें जेडी वेंस से मिलने की इजाजत मिली और न ही वह डिनर का आयोजन कर सके। एक वैश्विक मंच पर भारत के उपराष्ट्रपति की यह अनदेखी खुद उनके बनाए गए भ्रम का नतीजा थी। यह घटना बताती है कि उपराष्ट्रपति का पद कितना भी ऊंचा हो, जब वह देश की नीति के खिलाफ जाकर निजी प्रतिष्ठा के लिए टकराने लगे तो सत्ता मौन होकर भी जवाब दे देती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। असली तनाव तो अब शुरू हुआ था। उपराष्ट्रपति कार्यालय के अंदरूनी बदलाव, स्टाफिंग के फैसले, रिश्तेदारों की नियुक्तियां और फिर सत्ता की जिम्मेदार संरचनाओं को पीछे छोड़ने की कोशिश, इन सब ने आने वाले तूफान की भूमिका पहले ही लिख दी थी। सत्ता की ऊंचाई से जब कोई व्यक्ति नीचे नहीं बल्कि ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह अपने ही बनाए गए कद को छोटा कर देता है। उपराष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद जगदीप धनखड़ के व्यवहार में एक ऐसा बदलाव देखा गया जो सामान्य नहीं था। संसद टीवी हो या उनका खुद का दफ्तर, वहां एक एक करके उनके रिश्तेदारों और करीबियों की नियुक्तियां होने लगी। संवैधानिक संस्थानों में जब पारिवारिक समीकरण हावी हो जाएं, तो सवाल उठते ही हैं, और यही हुआ। कई मंत्रियों को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने आपत्ति जताई, बातचीत भी हुई, लेकिन जवाब में जो मिला वह और भी चौंकाने वाला था।
धनखड़ का रुख अब सरकार के भीतर एक अलग शक्ति केंद्र की तरह हो चला था। वो अब केवल एक औपचारिक पद नहीं, एक प्रभावशाली किरदार बनना चाहते थे। उन्होंने कैबिनेट के कई मंत्रियों से यह आग्रह नहीं ये कहिए कि दबाव बनाया कि उनके दफ्तरों में उनकी तस्वीर लगाई जाए, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की तस्वीरें होती है। और यही बात सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। उपराष्ट्रपति का यह प्रतिष्ठा आग्रह अब व्यवस्था से टकराने लगा था। इसके बाद आता है कार काफिला विवाद, जो दिखने में तो प्रतीकात्मक था, लेकिन असल में बहुत कुछ कहता था। धनखड़ चाहते थे कि उनके काफिले में वही लग्जरी मर्सिडीज बेंज कारें हों जो प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होती। यह मांग न केवल असाधारण थी, बल्कि संदेश ये भी दे रही थी कि अब उपराष्ट्रपति खुद को प्रधानमंत्री के समकक्ष नहीं, उनसे ऊपर समझने लगे हैं। सरकार ने कुछ कारें अपडेट करने का फैसला किया, लेकिन जब पूरी फ्लीट को तुरंत बदलने से मना किया गया तो धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने नई कारों को हाथ तक नहीं लगाया और पुरानी गाड़ियों का ही इस्तेमाल जारी रखा, मानो यह जताना हो कि अगर पूरी मांग पूरी नहीं हुई तो आधे पर कोई समझौता नहीं होगा। धनखड़ ने इस दौरान एक और मोर्चा खोला विदेश यात्राओं को लेकर। उनका कहना था कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी ने तो कई विदेश यात्राएं की थीं, फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। यह सवाल इसलिए असहज था क्योंकि विदेश यात्राएं कोई व्यक्तिगत रिवॉर्ड नहीं होती, बल्कि एक देश की रणनीतिक जरूरत के अनुसार तय की जाती है। लेकिन धनखड़ इस बात को नहीं समझना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है, और जब इस मुद्दे पर भी सरकार ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्होंने खुले मंचों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठानी शुरू कर दी। यही वह वक्त था जब सत्ता के गलियारों में एक नई फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। क्या अब उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक चेहरा नहीं, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा था। जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी विपक्ष से संवाद करता है तो सत्ता सरतक हो जाती है, लेकिन जब वही संवाद सत्ता के खिलाफ संवाद जैसा प्रतीत होने लगे तब उसे सिर्फ शिष्टाचार नहीं माना जाता, उसे चुनौती समझा जाता है। कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच एक मुलाकात हुई। खबरें आई कि यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ बेहद असंतोषजनक बातें थीं। सूत्रों के मुताबिक उस मुलाकात में धनखड़ ने स्पष्ट तौर पर अपनी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सरकार उन्हें वह सम्मान नहीं दे रही जो इस पद की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, देश के उपराष्ट्रपति जो सत्ता के भीतर के व्यक्ति माने जाते हैं, वो खुले में या तो पत्रकारों के जरिए या ऐसे नेताओं के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे थे जो खुद केंद्र सरकार के मुखर आलोचक हैं। ये संकेत सत्ता के गलियारों में गूंजने लगे, और ये सिर्फ एक मामला नहीं था। राज्यसभा के पिछले सत्र में जब किसानों का मुद्दा उठा तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सार्वजनिक मंच से कुछ ऐसे लहजे में टोक दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के मुद्दे पर तुरंत समाधान निकालना चाहिए। यह बात जितनी सीधी थी, उसका असर उतना ही गहरा था, क्योंकि यह सिर्फ किसानों के लिए चिंता नहीं थी, यह सत्ता के भीतर टकराव का इशारा भी था। सरकार अब तक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानसून सत्र में जो हुआ उसने इस पूरे टकराव को विस्फोटक बना दिया। सत्र शुरू होने से पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के दो बड़े नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सरकार चाहती थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाए और इसके लिए विपक्ष का साथ लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने शर्त रखी, अगर आप वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ भी प्रस्ताव लाना होगा। ये बातचीत वहीं अटक गई, लेकिन धनखड़ को इसकी जानकारी दे दी गई थी कि सरकार अब महाभियोग के लिए तैयार है। लेकिन अगला कदम चौंकाने वाला था। विपक्ष ने 54 सांसदों के दस्तखत जुटाकर महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपति धनखड़ को सौंप दिया, यानी सरकार के हिस्से का पहला श्रेय विपक्ष ने खुद ले लिया और धनखड़ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। यहीं पर सरकार की सीमाएं टूट गई। उन्होंने इसे सीधा सत्ता के आदेश को दरकिनार करना समझा। उन्हें लगने लगा कि उपराष्ट्रपति न सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट हथियाना चाहते हैं, बल्कि अब वो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ खड़ा होने का मंच तैयार कर रहे हैं। यह महाभियोग प्रस्ताव ही वो क्षण था जिसने उपराष्ट्रपति की कुर्सी को हिलाने के लिए सत्ता को पहली बार निर्णायक बना दिया। महाभियोग प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सत्ता और संवैधानिक गरिमा के बीच की आखिरी डोर भी टूट चुकी थी। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में यह फैसला हो गया था कि उपराष्ट्रपति को पद पर बनाए रखना राजनीतिक और संस्थागत दोनों दृष्टिकोणों से नुकसानदेह होगा।
जगदीप धनखड़ ने उस वक्त सत्ता की धड़कनों को नहीं समझा। उन्होंने सोचा था कि अगर वो विपक्ष के साथ थोड़ा सामंजस्य दिखाते हैं तो शायद दोनों पक्षों को साध पाएंगे। लेकिन राजनीति में कभी कभी एक ही चाल सब कुछ उलट देती है। सरकार ने वह चाल चल दी। धनखड़ को साफ साफ संदेश दे दिया गया, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर हम आपके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और सत्ता पक्ष ने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि पहले ही एक कोरे कागज पर सत्ता पक्ष के सांसदों से हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। यानी यह अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि तयशुदा कार्रवाई थी। उस वक्त उपराष्ट्रपति के पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो खुले तौर पर सरकार से लड़ें और वह सब कुछ खो दें जो एक संवैधानिक पद छोड़ने के बाद भी उन्हें मिलना था, या फिर चुपचाप किनारे हो जाएं। जगदीप धनखड़ ने दूसरा रास्ता चुना। रात के अंधेरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये एक समझौते का अंतिम अध्याय था। रात 9:25 पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उस समय तक देश की जनता को सिर्फ एक लाइन की जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया है, लेकिन दरअसल ये एक बहुत बड़ी सियासी कहानी का क्लाइमैक्स था। अब जब धनखड़ जा चुके हैं तो सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा। क्या बीजेपी दोबारा किसी ऐसे बाहरी चेहरे पर दांव लगाएगी जो बाद में पार्टी के लिए सिरदर्द बन जाए? बिल्कुल नहीं। सत्यपाल मलिक और अब जगदीप धनखड़ के अनुभवों ने पार्टी को साफ संदेश दे दिया है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी अब किसी गठबंधन संतुलन का हिस्सा नहीं बनेगी। यह पद अब बीजेपी के कोर नेताओं के लिए आरक्षित होगा, उन नेताओं के लिए जो पूरी तरह पार्टी के नियंत्रण में हों और जिनकी वफादारी पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। नीतीश कुमार जैसे नामों की चर्चा सिर्फ अफवाह बनकर रह गई है। बीजेपी अब दूध से जली है और अब वो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। सूत्रों की माने तो अगला उपराष्ट्रपति कोई ऐसा चेहरा होगा जो पार्टी का पुराना और भरोसेमंद सिपाही होना, कि कोई बाहरी नेता जो एक दिन सत्ता का अंग बन जाए और दूसरे दिन विपक्ष की भाषा बोलने लगे। राजनीति की यह पूरी कहानी एक सबक है कि संवैधानिक पद केवल कद के लिए नहीं होते, उन्हें संतुलन, संयम और समझदारी से निभाना होता है। उपराष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है, लेकिन जब उस ऊंचाई से कोई खुद नीचे उतरकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है तो उसका पतन उसी ऊंचाई से शुरू होता है। जगदीप धनखड़ शायद यही संतुलन नहीं साध पाए और अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अगर वो अब भी चुप नहीं रहे, अगर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो वो विपक्ष का चेहरा जरूर बन सकते हैं। लेकिन क्या जनता ऐसे नेताओं पर भरोसा करेगी जो पद मिलने के बाद बोलते नहीं और पद जाते ही मुखर हो जाते हैं? ये सवाल हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है और इस सवाल का जवाब सिर्फ समय नहीं बल्कि जनता ही देगी। अब आप सोचिए, समझिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जगदीप धनखड़ की बगावत जायज थी? क्या सरकार ने सही फैसला लिया? और अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होना चाहिए? मैं हूं सुधीर चौधरी। मिलते हैं एक और बड़े विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।